इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो में कोई भी बहुत ही टीजिंग या टिटिलेटिंग इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये कोई अश्लील या कोई एडल्ट वीडियो नहीं है। एक बहुत पुराना एंशियंट आर्ट फॉर्म है, एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब है जिसके आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव को आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस किताब को बहुत ही बुरी तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया है और इसके लिए सबसे बड़ा कल्प्रिट अगर कोई है तो वो है रिचर्ड बर्टन, जिसने संस्कृत से इंग्लिश में इस बुक को ट्रांसलेट किया था। लेकिन विदाउट बैशिंग एनीवन, आज हम समझेंगे कि एक्चुअली कामसूत्र एज अ बुक कहना क्या चाहता है और ये इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन का कितना खूबसूरत सा आईना है। देखिए, ये किताब बेसिकली प्लेजर पे ज्यादा फोकस करती है रादर देन सेक्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जो सेक्स है वो तो एनिमल्स भी कर लेते हैं बिकॉज दैट इज हाउ आवर बॉडी इज डिजाइंड, बट प्लेजर एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स समझ पाते हैं, क्योंकि उनके पास बॉडीली नीड्स के अलावा एक दिमाग भी होता है और वो दिमाग बेसिकली बहुत तरीके से काम करता है एंड वन ऑफ दैट इज अबाउट सीकिंग प्लेजर। चूंकि ह्यूमन बींग्स मेंटली इतने ज्यादा इवॉल्व होते हैं, इस वजह से वो प्लेजर को समझ सकते हैं और उस प्लेजर की वजह से ही आज ये खूबसूरत सी किताब हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने बोली थी, डिस्कस करी थी और उस बहुत बड़े से डिस्कशन और डिबेट के बाद कामसूत्र नाम के इस खूबसूरत से ग्रंथ का जन्म होता है, जिसे वात्स्यायन मुनि ने लिखा था। जी हाँ, ये एक संत थे वात्स्यायन, जिन्होंने इस किताब को लिखा है। तो शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो कामसूत्र बुक थी वो उस समय मेल्स के लिए लिखी गई थी, क्योंकि जो फीमेल्स थी उनको अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन नहीं दी जाती थी उस जमाने में। कामसूत्र इज अबाउट टीचिंग एंड प्रीचिंग अ मैन हाउ टू ट्रीट अ वुमेन। किस तरीके से एक आदमी को एक स्त्री के साथ, एक पोलाइटनेस के साथ, एक जेंटलनेस के साथ उसे ट्रीट करना चाहिए, उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये चीज ये किताब सिखाती है। और ये पहली किताब है पूरे दुनिया में जो एक स्त्री को राइट टू कंसेंट देती है, यानी स्त्री को अगर नहीं अच्छा लगता है तो शी हैज अ राइट टू से नो, और उस समय पे आदमी को पीछे हट जाना चाहिए। तो इसलिए ये बुक सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स के पोजीशंस को नहीं बताती है, इसलिए ये किताब एक बहुत ही बड़ा सा यूनिवर्स है जो एक आदमी और एक औरत के सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि एक मेंटल यूनियन को भी डिस्क्राइब करती है। इस किताब के हिसाब से कोई भी चीज फिजिकल इंटीमेसी से शुरू होती है। तो अगर आप कभी जिंदगी में पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ अच्छा कर पाएंगे तो तब कर पाएंगे जब यू आर इमोशनली एंड बॉडीली सेटिस्फाइड। तो एक राजा अच्छे से राज्य तभी कर पाएगा जब उसकी प्रजा खुश होगी, और प्रजा के खुश होने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में वो अपनी मैरिज में अपनी वाइफ्स के साथ कितना ज्यादा खुश हैं। एंड दैट प्लेजर एंड दैट हैप्पीनेस हैज आल्सो टू डू विद बॉडीली प्लेजर। उस जमाने में, यानी आज से 2200-2300 साल पहले, राजा जब अपने समाज में, अपने किंगडम में स्टेबिलिटी लाने की सोचता था तो वो सबसे पहले इस चीज को देखता था कि किस तरीके से स्त्री और पुरुष को पर्सनल लेवल पे खुश रखना है, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम बॉडीली प्लेजर्स। अगर आपको भगवान तक भी पहुंचना है तो दैट ऑल्सो हैज टू स्टार्ट फ्रॉम बॉडीली प्लेजर। सो कामसूत्र इज ऑल अबाउट अराउजल, अबाउट डिजायर, अबाउट प्लेजर। और ये किताब में बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है दैट सेक्सुअल एनर्जी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप अराउजल फील करते हैं देन योर एंटायर बॉडी फील्स दैट सेंसेशन। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म वो इंक्रीज करता है, लेकिन जब आप एक प्लेजर को एक्सचेंज करते हैं देन योर मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस मेनी फोल्ड। यानी इस किताब में ये बताया गया है कि एक्सरसाइज से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है बॉडीली प्लेजर। और जब आप उस एक्टिविटी में होते हैं देन राइट फ्रॉम योर ब्रीदिंग टू हार्ट बीट टू योर हार्मोन्स बीइंग सेक्रेटेड, हर एक चीज अपने हाईएस्ट फॉर्म में होती है। और उस क्लाइमेक्स तक पहुंचने तक, उस सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंचने तक आपके मेटाबॉलिज्म और आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं जिससे कि आप अपने माइंड को और अपनी बॉडी को सेटिस्फाइड रख सकते हैं। अब देखिए, इस किताब के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ था कि जब ये किताब ट्रांसलेट की गई थी तो उस समय विक्टोरिया
इंग्लैंड की रानी थी और इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, तो इसलिए उस वक्त सेक्स पे बात करना एक बहुत बड़ा सोशल टैबू होता था, जिसकी वजह से इस किताब में तो सिर्फ सेकंड सेक्शन है जो कि सेक्सुअल पोजीशन से रिलेटेड है, उस तक ही ये किताब सीमित रह गई और आज दुनिया में इस किताब को सिर्फ इसकी पोजीशंस की वजह से जाना जाता है। बट ये किताब इट्स मोर अबाउट दीज पोजीशंस। इस किताब में टोटल 7 सेक्शंस हैं और 64 चैप्टर्स हैं, और जो हम सुनते हैं या देखते हैं या जिसके बारे में हमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेक्शन है, पूरी किताब नहीं है। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी इतना कंजर्वेटिव रिलीजन रहा है कि 325 एडी में जब पहला काउंसिल कैथोलिक चर्च का सेटअप हुआ था, तब उस वक्त उन्होंने ये तक कह दिया था दैट सेक्स इज रोड टू हेल। लेकिन 2200-2300 साल पहले बिहार के गया जिले के छोटी छोटी गलियों में कहीं बादशाह बैठे हुए थे और वो डिफाइन कर रहे थे कि किस तरीके से सेक्स विल लीड यू टू हेवन। अब देखिए, देश में जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ और उसके बाद अलग अलग यूरोपियन पावर्स जैसे डच, पोर्टुगीज या फिर ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो उन्होंने हमेशा सेक्सुअल रिप्रेशन पे ज्यादा फोकस किया। यानी उनके हिसाब से और उनके कल्चर के हिसाब से सेक्स एक बहुत ही गंदी और बहुत ही घटिया चीज थी। और दुर्भाग्य से 1200 साल की गुलामी के बाद जब इंडिया आजाद भी हुआ तो वो इसी चीज को सच मानने लगा दैट सेक्स इज सम फॉर्म ऑफ रिप्रेशन, जबकि इंडियन कल्चर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जो कि इस किताब से सीधे सीधे प्रूव होता है। अब आप सोचिए कि ये किताब अपने समय के हिसाब से कितनी एडवांस्ड किताब है कि जिस वक्त रामायण लिखी गई थी, महाभारत लिखी गई या भगवत गीता लिखी गई, तो उसका कोई पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन नहीं था। जो इमेजेस या जो कलाकृतियां हम रामायण भगवत गीता की देखते हैं वो एक्चुअली 19th और 20th सेंचुरी में पेंटर्स ने, स्कल्पचर्स ने बनाई थी। लेकिन जो वात्स्यायन ने किताब लिखी थी, उस किताब में उस जमाने में इतनी खूबसूरत स्केचेस बने हुए थे। तो सोचिए ये किताब अपने समय के हिसाब से कितनी एडवांस थी कि इसमें स्केचेस भी बने हुए थे जो कि उस समय में किसी भी दूसरी किताब में नहीं बने हुए थे। आज हम जब भी सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हम हमेशा उसमें बहुत ही गंदे और घटिया वर्ड्स यूज करते हैं। अब आप सोचिए, कोई इंसान अगर सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में एक बहुत ही घटिया लैंग्वेज यूज करेगा तो क्या वो सेक्स को एक बहुत अच्छी तरीके से देखेगा? वो सेक्स में भी और अपने पार्टनर में भी उसी गंदगी को कहीं ना कहीं तलाशेगा। आप आज जब पॉर्न को देखते हैं तो वो कितना फेक है, कितना वॉयलेंट है और कितना ज्यादा गंदा है, वो कितना ज्यादा मिसोजिनिस्ट है, कितना ज्यादा सेक्सिस्ट है, जहाँ पे एक औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ फेक चीजों को और वॉयलेंस को यूज किया जाता है। एज अपोज टू दिस, कामा सूत्र में एक औरत को उतना ही जेंटली ट्रीट किया जाता है। इसमें कोई भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया गया है सेक्सुअल ऑर्गन्स से रिलेटेड। फॉर इंस्टेंस, विमेन की वजाइना को चंदन महल कहा गया है, क्लिटरिस को मदन छतरी कहा गया है। मदन इज गॉड ऑफ लव। ये दुनिया की पहली ऐसी किताब है जो ये साफ साफ बोलती है कि इफ दैट मोमेंट, वो जो पैशन का मोमेंट है, इफ इट इज टू एग्रेसिव देन अ विमेन कैन से नो। सो इफ अ लव बाइट इज टू हार्ड, अगर एक लव बाइट बहुत ज्यादा हार्ड है तो विमेन ना कह सकती है। लेकिन अगर उसका मेल पार्टनर फिर भी लव बाइट हार्डनेस के साथ दे रहा है तो शी कैन डू दैट लव बाइट विद डबल हार्डनेस, ताकि वो आदमी स्टॉप हो सके। तो ये किताब अपने समय के हिसाब से बहुत ही प्रोग्रेसिव बुक है। अब इस किताब में विमेन को और मेन की बॉडीज को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। ये किताब बताती है कि मैन इज लाइक अ फायर। जिस तरीके से फायर तेजी के साथ इग्नाइट होती है और उसके बाद बुझ जाती है, उसी तरीके से एक आदमी का एक्साइटमेंट भी बहुत ही तेजी के साथ उठता है और उतनी ही तेजी के साथ गिर जाता है, खत्म हो जाता है। जबकि एक औरत का जो प्लेजर होता है वो एक पानी की तरह होता है। पानी बहुत ही शांत होता है, वो धीरे धीरे तेज होता है। जब पानी को आप उबालते हैं तो पानी एकदम से नहीं फट पड़ता है, वो धीरे धीरे उबलता है और उबलने के बाद वो ठंडा भी धीरे धीरे होता है। तो इस तरीके से एक आदमी को फायर और एक औरत को वाटर से कंपेयर किया गया है। इसलिए ये किताब एक आदमी को समझाती है कि किस तरीके से उसकी बॉडी एज अपोज टू अ वुमेन एकदम डिफरेंट है। इसलिए एक आदमी को भावनाओं में बहने के बजाय ही हैज टू बी वेरी स्लो एंड वेरी काम। अगर फर्स्ट फ्यू टाइम्स आपके अच्छे नहीं है देन द वुमेन विल नॉट गेट अराउज्ड इन द सब्सिक्वेंट टाइम्स, क्योंकि आप उसके साथ जेंटल ना होके आप उसके साथ रैशली बिहेव कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ द ब्यूटी ऑफ दिस बुक इज। कितनी खूबसूरती के साथ ये किताब जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करती है।
इस किताब ने आर्ट ऑफ लव मेकिंग को 3 अलग अलग प्रोसेसेस में डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए 3 अलग प्रोसेसेस क्या हैं। एक होता है बिफोर लव मेकिंग। लव मेकिंग के पहले आपको ना बहुत ही फ्लर्टेशियस टॉक करनी है, आपको ऐसी बातें करनी है जो थोड़ी नॉटी इन नेचर हो, थोड़ी गॉसिपी हो, सो दैट द वुमेन कैन शेड हर इनहिबिशंस। उसको जो लाज और जो शर्म आ रही है उसके बजाय वो आपकी कंपनी में कंफर्टेबल फील करे। सो लाइक वाटर, वो जो एक्साइटमेंट लेवल है धीरे धीरे बढ़े, और जो मेन लव मेकिंग है उसके बाद भी द कन्वर्सेशन हैज टू बी देयर। तो ऐसा नहीं है कि उस एक्ट को क्लाइमेक्स करने के बाद आप अपना सो गए। द कन्वर्सेशन हैज टू कैरी ऑन इवन आफ्टर द एक्ट। लेकिन जो क्लाइमेक्स के बाद का कन्वर्सेशन है उसमें आपको ये बताने की जरूरत है दैट हाउ मच यू नीड योर पार्टनर, आप उससे कितना प्यार करते हैं और आपके लिए ये एक्ट, दिस मोमेंट ऑफ प्लेजर, वो कितना ज्यादा महत्व रखता था। आप किस तरीके से पूरे एक्ट को खत्म करते हैं, दैट विल डिफाइन हाउ अर्ली योर फीमेल पार्टनर विल कम टू द बेड नेक्स्ट टाइम। तो बेसिकली पूरी एक्ट को खत्म करने के बाद यू हैव टू गेट इनटू द साइकी ऑफ ईच अदर। आपको सिर्फ बॉडीली लेवल पे नहीं बल्कि मेंटल लेवल पे भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझना होगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो यू हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ आइस ब्रेकिंग का काम करता है। तो नेक्स्ट टाइम यू आर मोर कंफर्टेबल इनटू ईच अदर्स बॉडी। ये किताब ना इसलिए नहीं लिखी गई है कि हाउ अ वुमेन शुड सेड्यूस अ मैन। एक्चुअली ये किताब इसलिए लिखी गई है कि हाउ अ मैन शुड गिव प्लेजर टू अ वुमेन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस किताब की पता है क्या है कि इस किताब के जो पैट्रन डीटी हैं वो काम भगवान नहीं है, कामदेव नहीं है, एक्चुअली वो सरस्वती माँ है। और सरस्वती माँ बेसिकली गॉडेस ऑफ म्यूजिक एंड लर्निंग है। तो जो सेक्स है वो बेसिकली ना एक सॉर्ट ऑफ आर्ट फॉर्म बताई गई। जिस तरीके से म्यूजिक और लर्निंग एक आर्ट फॉर्म है, उसी तरीके से द आर्ट ऑफ गिविंग प्लेजर टू समवन, लव मेकिंग भी एक आर्ट है। तो बेसिकली बुक ये बताना चाहती है कि किस तरीके से एक आदमी जो कि कल्चरली वेल वर्स्ड है वो कितना ज्यादा डिजायरेबल हो सकता है किसी भी वुमेन के लिए, ना कि ऐसा आदमी जो कि बहुत ही रैश है और जो बहुत ही ब्रूटल है और बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है, वो किसी भी लेडी को अपील करेगा। अब देखिए लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन के लिए इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको फिजिकली वेल बिल्ड तो होना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको कल्चरली भी वेल वर्स्ड होना चाहिए। अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है हाउ टू ट्रीट अ वुमेन वेल, तो फिर दैट विल पिस ऑफ अ वुमेन और वो आपके करीब कभी नहीं आ सकती है। आपकी पर्सनैलिटी ना बहुत ही डाइवर्स नेचर की होनी चाहिए अगर आपको अट्रैक्ट करना है लॉट ऑफ वुमेन लॉट ऑफ टाइम्स। तो अगर आप सिर्फ एक चीज को जानते हैं और आप सिर्फ एक ही चीज पे बात कर पाते हैं तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। यू शुड बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। तो इसलिए आपको जितने ज्यादा से ज्यादा फील्ड के बारे में पता होगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगी, तो दैट विल स्टिमुलेट माइंड ऑफ द वुमेन और वो आपकी तरफ ना आकर्षित होंगी आपके इंटेलेक्ट की वजह से। और एक्चुअली इसको सेपियोसेक्सुअल कहा जाता है। सेपियोसेक्सुअल वो इंसान होता है जो आपके इंटेलेक्ट से आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अब देखिए कुछ चीजें ना इसमें थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई हैं। जैसे आज समय है टेक्स्ट मैसेजेस का, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने का। तो आज ना मैसेजेस को बताना और एक दूसरे को एक्सप्रेस करना काफी आसान हो गया है। लेकिन उस समय में जब ये सब चीजें नहीं थी तब जो वात्स्यायन मुनि है वो ये कहते हैं कि आपको अपने दिल की बातों को अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से और अपने एक्सप्रेशंस के हिसाब से कन्वे करना बहुत जरूरी है। तो फॉर इंस्टेंस उन्होंने पान को एक अलग अलग लैंग्वेजेस में डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन से टेस्ट का और कौन से कलर का पान वो क्या डिनोट करेगा। तो ये एक सॉर्ट ऑफ कोड मैसेजेस हैं। सिमिलरली उस समय में मेन और वुमेन दोनों ज्वेलरी पहनते थे, तो कौन सी ज्वेलरी किस तरीके के इमोशंस को डिस्क्राइब करती है, जो कि आज के समय के हिसाब से ऑब्वियसली कोई रेलेवेंस नहीं रखती है, क्योंकि अब तो समय सोशल मीडिया का हो चुका है। हम एट स्ट्रोक ऑफ अ क्लिक अपने एक्सप्रेशंस को कन्वे कर सकते हैं। लेकिन अब वो एक्सप्रेशंस ना कन्वे करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो एक्सप्रेशंस ही आइस ब्रेक करेंगे और आपकी जो विचार हैं अपने फीमेल पार्टनर के प्रति वो चीज को डिनोट करेंगे। एक्चुअली जो चीज वात्स्यायन मुनि ने इस किताब में कही है ना, वो चीज आज साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि अगर दो लवर्स के बीच में या एक कपल के बीच में कोई साइन लैंग्वेज है, कुछ ऐसे सीक्रेट उनके बीच में कोड वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ वही समझ सकते हैं, तो ना ऐसे कपल्स का जो रिलेशनशिप होता है वो ज्यादा हेल्दियर इन नेचर होता है कंपेयर टू दोज कपल्स जिनके बीच में कोई भी सीक्रेट वर्ड्स नहीं होते हैं आपस में और जिसको वो ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं। कामसूत्र बुक आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की बात करती है,
आपकी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की बात करती है, आपको इंस्पायर करती है कि आप कितना ज्यादा वाइड रेंज ऑफ रीडिंग करें, आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पे कितना ज्यादा काम करें। एक बेटर स्पीकर होना और एक अच्छा स्टोरी टेलर होना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पब्लिक लाइफ में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी और स्पेशली अपने पार्टनर के साथ भी बहुत हेल्प करता है। ये चीज़ वासेन मुनि ने इस किताब में साफ साफ लिखी हुई है। तो आपको ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करना चाहिए। टू सम इट अप, ये किताब ये डिस्क्राइब करती है किस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग दैट एक्ट। और फॉर इंस्टेंस, जब आप मिशनरी पोजीशन में होते हैं तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, स्पेशली व्हेन यू आर किसिंग योर पार्टनर व्हाइल डूइंग दैट एक्ट। तो एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम माउथ टू अनदर माउथ टू योर सेक्स ऑर्गन्स। तो इस तरीके से वो एनर्जी का एक्सचेंज कंप्लीट होता है। सो फिजिकल इंटीमेसी इज नॉट अबाउट गेटिंग वन इन टर्म्स ऑफ बॉडी, इट्स ऑल्सो अबाउट गेटिंग वन इन टर्म्स ऑफ योर सोल, योर मेंटल बीइंग। किस तरीके से आप अपने प्लेजर्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और अपने आप को ना कि सिर्फ बॉडी लेवल पे बल्कि मेंटल लेवल पे भी एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। इनफैक्ट इस किताब में जो सबसे बेस्ट पोजीशन बताई गई है वो एक सिटिंग पोजीशन बताई गई है। जबकि मेल पार्टनर थक जाता है तो फीमेल चार्ज ले लेती है और किस तरीके से वो अपने मेल पार्टनर को थकने नहीं देती है। ये रोल रिवर्सल जो होता है, ये सबसे बेस्ट पोजीशन बताई गई है वासेन मुनि के अनुसार। सेक्सुअल अराउजल आपके माइंड को स्टिमुलेट करता है और आपकी एनर्जी को किसी गलत दिशा में लगने से बचाता है। इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग एंड ग्रोइंग योर माइंड। कभी कभी ना हम कुछ चीजों को कभी समझ नहीं पाते हैं। फॉर इंस्टेंस, जो अघोरीज होते हैं वो कच्चे मांस को खा लेते हैं और हमें लगता है कि ये लोग कितने वाइल्ड होते हैं और कितने ज्यादा अनकल्चरल होते हैं। एक्चुअली ना वो उस डिविनिटी और उस स्पिरिचुअलिटी तक पहुंच चुके होते हैं जहां पे कि उन्हें एक कैबेज और एक रॉ फ्लैश के बीच में कोई फर्क नहीं लगता है, क्योंकि वो इस लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी को अचीव कर चुके होते हैं। इफ होल वर्ल्ड इज इल्यूजन देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रॉ मीट एंड कैबेज। अब देखिए, इस किताब को पढ़ने से पर्सनल लेवल पे हमें क्या गेन हो सकता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ना आपको एक इनर स्ट्रेंथ मिलेगी दुनिया को समझने की। दैट विल बैलेंस योर माइंड। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको अपने माइंड के साथ डील करना है, बिकॉज जो प्लेजर होता है वो आप दिमाग से फील करते हो ना कि बॉडी से फील करते हो। आपको ना अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको मेडिटेट करना है, बिकॉज लव मेकिंग इज नॉट ओनली अ फिजिकल एक्ट, इट इज सॉर्ट ऑफ अ मेडिटेशन जिसमें दो लोग एक साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और वो एनर्जीज का ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और सबसे जरूरी चीज बताई गई है जो आज के जमाने में है ना, एक आदमी अपने आप को ना कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वो एक मूवी आई थी ना अमिताभ बच्चन की, जिसमें वो बोलते हैं जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। एक्चुअली इस मूवी ने ना पूरे इंडियन कल्चर पे इतना बड़ा नुकसान किया है। आज ना एक आदमी अपने को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है, तो ऊपर ही ऊपर तो अपने आप को बहुत ज्यादा फिजिकली पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन अंदर से ना इनर स्ट्रेंथ जो है वो एकदम खत्म हो चुकी है। ये किताब एक्चुअली इनर स्ट्रेंथ की बात करती है कि किस तरीके से एक आदमी को इनर स्ट्रेंथ के लेवल पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और इनर स्ट्रेंथ ना आज सिर्फ और सिर्फ एक औरत तक सीमित हो गई है। अगर आप एंशिएंट कैरेक्टर्स को देखो, सीता को, द्रौपदी को, और उन्होंने जिस तरीके की एक इनर स्ट्रेंथ को शो किया है वो इनर स्ट्रेंथ पुरुषों में नहीं है। तो ये किताब एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं बल्कि जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है उसको भी स्ट्रेंथन करने की बात करती है। तो बीइंग macho is not only about having muscles but it also has to do with a very strong mind। तो इसलिए लव मेकिंग सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही अच्छी वेल बिल्ट फिजिकल बॉडी से ही नहीं बल्कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेन से, मेंटल स्ट्रेंथ से भी होता है। सो बेसिकली एनीथिंग दैट यू डू टुगेदर एंड एंजॉय टुगेदर विल इंक्रीज योर इनर प्लेजर्स। आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को थ्रू एक्सचेंज ऑफ ब्रीदिंग, हार्ट बीट्स एंड डिफरेंट पोजीशंस इंप्रूव कर सकते हैं। जब किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तभी तो एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिकली चाहे वो किस हो माउथ टू माउथ या फिर पूरा एक एक्ट हो फिजिकल इंटीमेसी का, इट्स ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और अक्सर करके ऐसा सोचा जाता है कि जो एनर्जी है वो पुरुषों के शरीर से जाती है और विमेन उसे गेन करती है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सी ओरल एक्ट्स के हिसाब से आप विमेन की भी बॉडली फ्लूइड्स को लेकर एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं और मेन भी प्लेजर को इंप्रूव करते हैं, एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। अब आपको ना
अपनी स्टैमिना को इम्प्रूव करने के लिए योगा बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि योगा बेसिकली अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं। जब आपका अपनी ब्रेथ पे काबू होता है तो आपका अपने स्टैमिना पे इम्प्रूवमेंट होता है, और स्टैमिना के इम्प्रूव होने से आप उस एक्ट को करते हैं तो बेसिकली जो प्लेजर का लेवल है वो दोनों के लिए बढ़ जाता है, एंड यू टू बोथ ऑफ देम क्लाइमेक्स टुगेदर। कामासूत्रा ने 2 ग्लास ऑफ रेड वाइन्स रिकमेंड करे हैं टू इंक्रीज योर पोटेंसी एंड टू इंक्रीज योर प्लेजर। और ये किताब कहती है कि आपको कोई भी फिजिकल इंटीमेसी खाना खाने के बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो शरीर की जो भी एनर्जी होती है वो फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाती है, तो आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस एक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। सो बेसिकली ये किताब कहती है कि आपको पहले इस एक्ट को करना चाहिए, उसके बाद यू हैव टू क्लीन योरसेल्फ, आप एक अच्छे से बाथ लें और उसके बाद आप खाना खाएं और उसके बाद रिलैक्स करें। इस तरीके से जो एनर्जी होती है आपकी इनर स्ट्रेंथ वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज कर पाती है। एंड फाइनली दिस बुक सेज दैट एक्सरसाइज इज बेस्ट थिंग टू इम्प्रूव योर स्टैमिना, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है और आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स तक भी ब्लड फ्लो होना चाहिए, उसी से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये फूड से, अब आप सोचिए कि अश्वगंधा खाने से या शिलाजीत खाने से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, ऐसा इस किताब ने कहीं पे भी सपोर्ट नहीं किया है। तो ये किताब बेसिकली एक्सरसाइज की तरफ फोकस करती है और किसी भी तरीके के फूड की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव इस किताब का नहीं है। आप एक सात्विक भोजन करो, बस इतना ही ये किताब कहती है, ताकि यू शुड गेट रिड ऑफ ब्लोटिंग, ताकि आपका जो विंड का पैसेज है वो बॉडी में एक नॉर्मल हो और आपको गैस्ट्रिक फील ना हो। अब चलिए लास्ट में बात करते हैं कि हम क्या लाइफ लेसन्स ले सकते हैं इस बुक में लिखी हुई चीजों से, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स जो कुछ मैंने अभी बताया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप में जैसे एक खूबसूरत सी इमारत होती है, उसमें 2 पिलर होते हैं, उन पिलर्स के बीच में आपस में इनफ स्पेस भी होता है, येट वो दोनों पिलर्स एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। तो अगर एक पिलर उस छत को अच्छे से नहीं होल्ड करेगा तो दूसरा पिलर अपने आप क्रम्बल करके गिर जाएगा। तो एक प्रॉपर स्पेस भी होता है 2 पिलर्स के बीच में, येट वो पिलर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। उसी तरीके का रिलेशनशिप होता है एक पुरुष का और एक स्त्री का, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, दोनों के ऊपर इक्वल बर्डन होता है एक दूसरे को संभालने का और एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखने का और एक दूसरे के बॉडीली प्लेजर्स का भी ख्याल रखने का। तो कंसेंट इज नॉट ओनली अबाउट मेल और फीमेल, ये दोनों का होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो इस किताब में लिखा हुआ है अबाउट हैविंग नाइस कॉन्वर्सेशंस बिफोर एंड आफ्टर, उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप बात नहीं करेंगे, अपने को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक ना रिलेशनशिप कहीं अधूरा सा रह जाता है। तो हमेशा एक नाइस कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, उससे आप अपने इमोशंस को भी बाहर निकाल सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस किताब में स्टडी ऑफ काम, प्लेजर्स, अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ लव, फाइंडिंग अ पार्टनर, मेंटेनिंग वंस सेक्सुअल हेल्थ और जो भी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्लेजर बताए गए हैं, ये सभी बातें बहुत ही साइंटिफिक हैं और ये सब चीजें साइकोलॉजिस्ट ने भी सपोर्ट करी हैं, एक्सेप्ट करी हैं। तो चाहे प्रैक्टिकलिटी ऑफ लव हो या फिर मेथड्स ऑफ मेकिंग लव हो या फिर स्टडी ऑफ ट्रिगरिंग डिजायर्स हो या फिर व्हाट सस्टेन्स दोज डिजायर्स, ये सब चीजें इस किताब में बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी हुई है। हमें अपने एंशिएंट लिटरेचर पे बिल्कुल भी शर्म नहीं फील करनी चाहिए। इस किताब को हमें एक बहुत ही खूबसूरत से आर्ट फॉर्म के रूप में समझना चाहिए। सो वी शुड फील प्राउड ऑफ दिस बुक। और मेरे हिसाब से ये किताब एक सर्टेन एज तक पहुंचने के बाद जब आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाए तो ज़रूर पढ़नी चाहिए।